हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करते हैं वसीयत के संबंध में। सबसे पहले बात करते हैं वसीयत क्या है। तो वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र, पौत्र अथवा किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अर्थात हम जब मृत्यु के नज़दीक होते हैं तब हम चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को लेकर के भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को अपने जिंदा रहते ही अपने पुत्रों में, पुत्रियों में या अन्य किसी को बांट देते हैं या जिसको देना चाहते हैं दे देते हैं। लेकिन एक समस्या फिर भी हमारे साथ उत्पन्न होती है कि अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक क्या। इसलिए हम ऐसा दस्तावेज चाहते हैं कि वो दस्तावेज हमारे जिंदा रहते हमारे प्रभावशील ना हो और हमारी मृत्यु होते से ही वो दस्तावेज प्रभावशील हो जावे, जिसका नाम है वसीयत। अंग्रेजी में जिसको विल कहा जाता है और हिंदी में जिसका नाम है इच्छा पत्र, अंतिम इच्छा पत्र, और उर्दू में जिसको वसीयत बोलते हैं। अंतिम इच्छा पत्र मतलब कि हमारी अंतिम इच्छा क्या है, वो सारी बातें हम उसमें लिख देते हैं वसीयत में, जो हमारी इच्छाएं हैं। अब इस संबंध में हम बात कर लेते हैं कि वसीयत दो प्रकार से की जा सकती है। मतलब कि कुल मिला के एक तो होती है विशेषाधिकार वसीयत। अब विशेषाधिकार वसीयत कौन सी वाली होती है? वो ऐसी वसीयत जो मौखिक हो सके। अब आप कहेंगे मौखिक वसीयत तो मान्य नहीं होती। यहां पर विचारणीय प्रश्न है कि विशेषाधिकार इच्छा पत्र जो है सामान्य व्यक्ति को करने का अधिकार भी नहीं होता। विशेषाधिकार वसीयत जो है वो नाविक, मतलब ऐसे नाविक जो समुद्र के अंदर हैं, सैनिक, आर्मी के लोग, ये ऐसे होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता है कि अब मृत्यु कब है, इनके सामने पता नहीं होता। ऐसे समय में ये अपनी मृत्यु के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या घायल होने की अवस्था में या किसी भी प्रकार से जो है ये मौखिक वसीयत कर सकते हैं। और इसके लिए 2 गवाहों का सुनना आवश्यक है, वहां पर 2 गवाहों का होना आवश्यक है। ये होती है विशेषाधिकार वसीयत। हम बात कर रहे हैं विशेषाधिकार रहित वसीयत की, यानी कि एक साधारण व्यक्ति को भी वसीयत करने का अधिकार होता है। वह है साधारण वसीयत या विशेषाधिकार रहित वसीयत या इच्छा पत्र। यहां पर हमने ये देखा कि 2 प्रकार की वसीयत यहां पे देखें। अब वसीयत में क्या अपने को लिखना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। वसीयत में हमको अपना नाम, यानी कि वसीयत करता यदि अपन है, अपन वसीयत कर रहे हैं तो अपना नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवासी और साथ में ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड नंबर हमें लिख देना चाहिए। और साथ में एक फोटो भी हमारा लगा करके उस पर भी जो है, फोटो पर भी आधे फोटो पे साइन और आधे उस पत्र पर साइन हमको करने चाहिए। इसके अलावा और क्या लिखा जा सकता है? इसके अलावा आप लिखें जिसके नाम पे आप ये जो अपनी प्रॉपर्टी कर रहे हैं या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप उसका नाम लिखें, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु वगैरह ये सब चीज़ें उसमें डालें। उसका निवास एड्रेस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड नंबर यदि उपलब्ध है तो आप डाल दें। वसीयत करने में ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जिसके नाम पर वसीयत कर रहे हैं वह व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके समक्ष आसपास में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके नाम पर आप वसीयत करना चाहते हैं। और उस वसीयत पर, उस इच्छा पत्र पर जिसके नाम वसीयत की जा रही है उसके हस्ताक्षर भी आपको नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि वसीयत में क्या क्या लिखना चाहिए। तो वसीयत में हमको लिखना चाहिए प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल, कि ये प्रॉपर्टी किसको कितने कितने भाग में मिलेगी
और किन किन शर्तों के आधार पर मिलेगी। पिंडदान कौन करेगा, मुखाग्नि कौन देगा, बैंक खाते में जो पैसे जमा हैं उनको कौन निकालने का अधिकार रखेगा, प्रॉपर्टी पर यदि मुकदमा चल रहा है या चले तो उसमें जो है क्या बोलते हैं, पक्षकार बनने के लिए कौन रहेगा, कौन पक्षकार बन सकेगा, इन सभी बातों का विवरण हमें डाल देना चाहिए। विशेष रूप से यदि हम किसी के बारे में वसीयत नहीं कर रहे हैं, मान लो हमारे पुत्र के बारे में यदि हम पुत्र को वसीयत नहीं कर रहे हैं, किसी नौकर को वसीयत कर रहे हैं, तो हमें ये लिख देना चाहिए कि हम पुत्र को वसीयत क्यों नहीं करना चाहते। यदि हम पुत्र को वसीयत कर रहे हैं, पुत्री को नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां लिख दें कि पुत्री को वसीयत हम क्यों नहीं कर रहे हैं। या मान लेते हैं 4 पुत्र हैं, 4 में से 2 पुत्र को वसीयत कर रहे हैं और 2 को नहीं कर रहे हैं, यानी 2 को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, 2 को नहीं देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं देना चाहते हैं इसका हवाला भी हमें डाल देना चाहिए। हम अपनी वसीयत में यह भी विवरण डाल दें कि पत्नी जिंदा है या नहीं है, यदि जिंदा है तो उसे क्यों कुछ नहीं दिया गया, कितने पुत्र जीवित अवस्था में, कितनी पुत्रियां जीवित अवस्था में हैं, इन सभी का हवाला हमको अपनी वसीयत में डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वसीयत कौन लिख सकता है। तो 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त अवस्था में है, बिना नशे पानी के है और बिना किसी डर दबाव के है और वो किसी के प्रभाव में भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति वसीयत कर सकता है। वसीयत करते समय हमें डॉक्टर का जो है मानसिक रूप से स्वस्थ हैं हम, इस बात का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि आपके ना रहने पर कोई इस बात का विवाद ना करे कि वो उस समय स्वस्थ अवस्था में नहीं थे। इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वसीयत की जा रही है वो लिखित होनी चाहिए। अब लिखित होनी चाहिए का मतलब आप हाथ से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर से भी टाइप करवा सकते हैं या टाइपिंग मशीन से भी टाइप करवा सकते हैं, साधारण कागज पे लिख सकते हैं। इसके लिए स्टाम्प की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि वसीयत लिखने के लिए किसी स्टाम्प की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि स्टाम्प पे वसीयत लिख देते हैं। स्टाम्प पे वसीयत लिखने का एक मुख्य कारण मैं आपको बता दूं क्या होता है। स्टाम्प का जो कागज होता है वो मजबूत कागज होता है, अच्छा कागज होता है, और साधारण जो कागज होते हैं वो कागज जो है कटने फटने में जल्दी फट जाते हैं, और स्टाम्प का कागज मजबूत होता है, वो ज़्यादा समय तक चल सकता है। इस दृष्टि से आप चाहें तो स्टाम्प पे वसीयत लिखें, अन्यथा आपको स्टाम्प पे वसीयत लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी साधारण कागज पे वसीयत लिख सकते हैं। अब और क्या जरूरी है, इसका रजिस्टर्ड होना या नोटरी से तस्दीक होना आवश्यक है क्या, क्वेश्चन ये आता है। मैं आपको बता दूं कि इसका रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नहीं है और नोटरी महोदय से इसका तस्दीक होना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि ये रजिस्टर्ड है और नोटरी रजिस्टर्ड है या नोटरी महोदय से तस्दीक कराई गई है, तो फिर इसको जो है आपके मरने के बाद इसको प्रूव करवाने में जो है आपके उत्तराधिकारी को परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए जहां तक हो सके रजिस्टर्ड वसीयत करें, नहीं कर सकते तो नोटरी से करें, और यदि ये भी नहीं कर सकते तो साधारण कागज पे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक है वो है 2 गवाह। क्या होगा कि जब वसीयत आप कर रहे हैं तो जब वसीयत तभी प्रभावशील होगी जब आप नहीं रहेंगे, यानी कि आप जब मृत्यु लोक से चले जाएंगे तब ही ये वसीयत प्रभावशील होगी। यानी कि वसीयत को प्रूव करने के लिए, वसीयत को साबित करने के लिए आप जिंदा नहीं होंगे, जिंदा होंगे ये दोनों गवाह।
जो ये कहेंगे कि हाँ हमारे सामने वसीयतकर्ता ने यानी कि आपने वसीयत की है। इस प्रकार से गवाह बहुत मजबूत होने चाहिए और गवाह का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो परलोक चले गए और गवाह जो थे वो भी आपने अपनी उम्र के ही ले लिए, 70 80 साल के, अब वो भी आपके साथ ही चले गए, तो फिर वसीयत को साबित कौन करेगा, वसीयत को प्रूव कौन करेगा। इसलिए आपको कम उम्र के व्यक्तियों को गवाह बनाना चाहिए ताकि वसीयत को प्रूव करने में परेशानी ना आवे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और क्या, वसीयत में जो है आपके साइन करवाएं और आपके साइन के साथ ही गवाहों के साइन भी करवाएं, यानी कि गवाहों के साइन के पहले आप स्वयं अपने साइन करें गवाहों के सामने और आपके सामने आप गवाहों के साइन करवा लें। यदि आप अंगूठा लगाते हैं यानी कि आप अनपढ़ हैं तो गवाहों के फोटो आवश्यक है, और यदि आप अंगूठा नहीं लगाते हैं, हस्ताक्षर करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर गवाहों के फोटो आवश्यक नहीं है। लेकिन वाद विवाद से बचने के लिए आप अपना फोटो भी वसीयत पर लगाएं और गवाहों के फोटो भी वसीयत पर लगाएं। और गवाह के आधार कार्ड, वोटर कार्ड नंबर और आप अपने स्वयं के वोटर कार्ड, आधार कार्ड नंबर जो भी डालना चाहें वह डाल दें। यहां पर इन चीजों का ध्यान रखते हुए और हम बात करते हैं कि और क्या क्या हम वसीयत में कर सकते हैं या वसीयत में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि क्या आप नाबालिग को वसीयत कर सकते हैं, यानी कि आप किसी बच्चे को वसीयत कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो किसी नाबालिग व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम का है उसके नाम पर भी आप वसीयत कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि यदि वो जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा। इसके लिए आप किसी व्यक्ति को संरक्षक बना सकते हैं। अच्छा, देखो, परिवार के व्यक्तियों को छोड़कर के आप किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो नौकर को, चाकर को, किसी को भी, पुत्र पुत्री के अलावा में यदि आप किसी अन्य को वसीयत करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप पुत्र पुत्रियों को क्यों नहीं देना चाहते हैं। आप चाहें तो सरकार को भी वसीयत के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी दान देना चाहें, मतलब तो दे सकते हैं, यानी जिंदा रहते रहते आपकी, मरने के बाद किसी मंदिर की या सरकार की या किसी ट्रस्ट की, जिसको आप देना चाहें दे सकते हैं। अब बात आती है, क्या आप वसीयत में बदलाव कर सकते हैं? मान लो एक बार वसीयत अपन ने कर दी तो क्या उसमें अपन कुछ बदलाव कर पाएंगे? तो यहां पर यह कहा गया है कि बिल्कुल आप वसीयत में बदलाव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक वसीयत आज लिखें, दूसरी वसीयत कल लिखें, तीसरी वसीयत परसों लिखें, डेली नई नई वसीयत लिखें, या जो वसीयत लिखी है उसको बदल बदल के आप लिखते रहें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सबसे आखिरी की वसीयत ही प्रभावशील होगी, यानी कि आपने अपनी मृत्यु के जस्ट पहले जो वसीयत लिखी होगी, जस्ट पहले का मतलब सबसे आखिरी की जो वसीयत होगी आपकी, चाहे भले वो 2 साल 3 साल पहले 5 साल पहले भी लिखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सबसे आखिरी की वसीयत होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद आपने कोई वसीयत नहीं लिखी होनी चाहिए। यदि उसके बाद वसीयत लिख दी है तो फिर बाद वाली वसीयत प्रभावशील होगी। इस प्रकार से आप वसीयत में बदलाव भी कर सकते हैं। वसीयत को लिखते समय ये ध्यान रखें आप कि आप किसी अधिवक्ता की सलाह से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अधिवक्ता को उन सभी चीजों का नॉलेज होता है कि वसीयत में क्या क्या, कहां कहां, किस किस पॉइंट को लिखना चाहिए, किस पॉइंट को लिखने से वसीयत पे कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसलिए किसी वकील की सलाह या अधिवक्ता की सलाह ले लें वसीयत लिखने के पूर्व तो ज्यादा अच्छा है। वैसे वसीयत लिखने में आपको किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं लगती है,
तो ये आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो आप खुद सेल्फ वसीयत लिख सकते हैं बिना किसी सलाह के। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वसीयत के संबंध में और कुछ जानकारी चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, और ये जानकारी बिल्कुल फ्री जानकारी होगी। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। धन्यवाद।